सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी लोग इस बात को जान समझ रहे हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से इन दिनों केदारनाथ सिंह जी पर यह एकाग्र क्यों आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो हम अपने महत्वपूर्ण कवि, अपने प्रिय कवि पर कभी भी कोई कार्यक्रम करें अच्छा ही लगता है, मगर जो एक तात्कालिक वजह होती है उसका भी अपना एक महत्व है। और वह वजह है आज 19 नवंबर का होना, केदारनाथ सिंह जी के वास्तविक जन्मदिन का होना। इस अवसर पर हम लोगों ने 13 नवंबर से लेकर आज 19 नवंबर तक कई कार्यक्रम कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह पर एकाग्र की यह 10वीं कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने जिस रुचि के साथ और जिस भागीदारी के साथ इस पूरे एकाग्र को सुना है, इसमें शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। इस बातचीत के बाद अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, इस एकाग्र के विधिवत समापन के लिए हम प्रोफेसर वरयाम सिंह जी को सुनेंगे। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। सुनील सिंह जी उनके पुत्र हैं और उनके पास उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। वे लगातार अलग अलग मंचों से केदार जी की शख्सियत पर, उनके रचना कर्म पर और परिवार, पड़ोस, परिवेश में उनकी कैसी भागीदारी रहती थी, इस पर बातचीत करते आए हैं। फिर भी मित्रों, एक सुदीर्घ साहचर्य के बीच कई ऐसी बातें होती हैं जो एक कार्यक्रम में व्यक्ति कह नहीं पाता है, संभव नहीं। ऐसे में आज सुनील सिंह जी के माध्यम से हम केदार जी से जुड़ी कुछ नई बातों को भी जानेंगे, समझेंगे। केदारनाथ सिंह जी की कविताओं की किस तरह की पृष्ठभूमि रही, उसके पीछे के क्या किस्से रहे, क्या संदर्भ रहे, आज इस पर भी चर्चा हो। साथ में एक पुत्र के रूप में सुनील कुमार सिंह जी उन्हें लेकर क्या सोचते हैं, उनके बारे में उनकी किस तरह की यादें हैं, वे हम लोगों से आज यह सब भी साझा करेंगे। इस अवसर पर मित्रों, हमने वीडियो फाइल तैयार की है, पहले उससे गुजरते हैं। उनमें भी ऐसे कई चित्र हैं जिस पर सुनील सिंह जी की टिप्पणी रोचक होगी, महत्वपूर्ण होगी और हम स्वयं उस समय में जा सकेंगे, उस काल में जा सकेंगे और केदार जी से जुड़े कई संस्मरण तरोताजा हो सकेंगे। हम सभी लोगों को उनका भरपूर स्नेह मिला है। ऐसे में उन चित्रों के हम सभी कहीं न कहीं गवाह भी हैं और उन्हें हम लोग देखना भी चाहेंगे। तो आइए पहले उन चित्रों को देखते हैं। विभिन्न अवसरों पर लिए गए ये चित्र आज खास आप लोगों के लिए, और इसके लिए मित्रों हमने सुनील सिंह जी से निवेदन किया था और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। कुछ बताते चले सुनील जी। केदार जी के मुझे लगता है शुरुआती चित्र हैं। शुरुआती दिन का नहीं है ये जब दिल्ली आए थे
शुरू में तो शुरू के दिनों के ये कोई चित्र है, कहाँ का है एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन शुरू के दिनों का चित्र है। जी तो अवस्था तो बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, युवा ही थे लगभग। तो ये एक एकल चित्र है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको साझा किया जाए आपके साथ। जी। और यह जब वे पटरौना से दिल्ली आते हैं उस जी, समय का उस समय का चित्र मुझे है। लगता है 78 या 79 की बात होगी है, उसी समय की 78 के आसपास की एक चित्र है। जी उस समय उनकी अवस्था कितनी रही होगी आप जोड़ सकते हैं, करीब करीब 40 से ऊपर थोड़े से रहे होंगे। तो उस हाँ। समय। और इस बीच मित्रों आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ सिंह जी अपने गांव चकिया, बनारस, गोरखपुर, पडरौना से होते हुए दिल्ली आते हैं। तो इनके पास गांव कस्बों का जो एक मिला जुला रूप है और अध्यापन कर्म का जो अपना अनुभव है, उन तमाम संश्लिष्टताओं को लेकर, उन तमाम अनुभवों के साथ केदार जी दिल्ली आते हैं। और केदार जी दिल्ली नहीं आते हैं, एक अनुभव सिद्ध व्यक्ति दिख जाता है और जिसके पास दिल्ली को लेकर और अपनी पूरी पारिवारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर कहने के लिए हरदम बहुत रहता है। तो इस तरह से हम लोग केदार जी के रचनाकार के विविध आयामों को समझ सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें फैज अहमद फैज हैं और तमाम लोग हैं। विशेष टिप्पणी के लिए मैं पुनः सुनील सिंह जी के पास चलता हूँ। देखिए, जेएनयू के एक स्वस्थ परंपरा का एक ये चित्र जो है एक तरह से प्रतीक कहूंगा मैं इसे। आप इसमें देखेंगे कि इतने रिच वहाँ की एक संस्था में जो एक आदान प्रदान होता था विचारों का, और जिस तरह के लोग आते थे। अब इस चित्र में देखिए फैज अहमद फैज साहब हैं, उनके साइड में नामवर सिंह जी हैं, उर्दू विभाग के दो प्रोफेसर, जिसमें मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हसन साहब, शायद मैं उनको पहचान पा रहा हूँ। और पिताजी एकदम आपके जो है इस चित्र के देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में वो खड़े दिखाई पड़ते हैं इसमें। और जेएनयू में एक अजीब बात थी, जेएनयू में आप देखें कि ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होता था कि जो कि आपकी शख्सियत को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान करती थी। अब फैज जैसे बड़े शायर से मिलना, और पिताजी दिल्ली महानगर में आए, शायद वो छोटे जगह पे होते तो शायद इस तरीके से न मिल पाते, तो जेएनयू ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। हमने जानबूझकर मित्रों इन चित्रों का ड्यूरेशन, स्क्रीन पे इनके रहने की अवधि कुछ बढ़ा रखी है ताकि इस संबंध में कुछ बातचीत हो सके, कुछ और ऐसी उल्लेखनीय बातचीत जो हम लोग कर सकें। इस चित्र के बारे में भी कहें, परमानंद श्रीवास्तव जी हैं संभवतः। ये शायद उनके घर का गोरखपुर का वो आवास विकास कॉलोनी में, मुझे उनका एड्रेस भी याद है 2070, क्योंकि इस पते पर पिताजी कई चिट्ठियां लिखा करते थे और उनकी चिट्ठियां आती थी हमारे यहाँ। तो 2070 आवास विकास कॉलोनी गोरखपुर। परमानंद जी, जैसा वाह। आप सब लोग जानते हैं कि उनके बड़े अभिन्न मित्र थे। उनके मृत्यु भी कुछ साल पहले हो गई, तो मैंने देखा था पिताजी कितने दुखी थे उनके मृत्यु से। इसका मैं वर्णन यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा एक आघात लगा था इनकी मृत्यु से पिताजी को। और अक्सर ये जब दिल्ली आते थे तो हम लोग के घर पे रुकते भी थे। और एक ऐसे माहौल में हम लोग रहते थे कि लगता नहीं था कि घर के बाहर के वो हैं कहीं, लगता था हमारे घर के ही हैं। और पिताजी, कई बार पिताजी के कमरे में भी सोते थे वो, कई बार वहीं एक चारपाई अलग से लगाई जाती थी, वहां सोते भी थे वो। और हमारे घर में जब भी, बाद में तो खैर वो नहीं रुकना, बाद में कहीं वो गोमती गेस्ट हाउस वगैरह में रुकने लगे थे, लेकिन शुरू के दिनों में दिल्ली में हमेशा हमारे घर पे ही रुकते थे। और एक साहित्यिक माहौल भी बना रहता था उस समय। साहित्यिक आदान विचारों का आदान प्रदान भी होता था, आपस में बातें भी होती थी। और एक बड़ा खुशनुमा माहौल रहता था। जी। और आप में से कई लोग साथियों इस पुस्तक से गुजरे ही होंगे।
बेहद लोकप्रिय सीरीज प्रतिनिधि कविताएं इस नाम से कई कवियों की हैं, तो उसका संपादन भी परमानंद श्रीवास्तव जी ने किया था। शुरुआती चयन उन्होंने किया था, भूमिका उन्होंने लिखी थी, बाद में इसमें अनिल त्रिपाठी जी भी जुड़े थे। जी, इस चित्र में मकबूल फिदा हुसैन और कुछ एक लोग हैं, कुछ बतलाएं सुनील जी। ये पुनः एक जेएनयू का चित्र है जिसमें मकबूल फिदा हुसैन साहब जेएनयू आए थे और पिताजी एक उनके उनसे संबंधित एक किस्सा भी वो बताते थे अक्सर, वो कि बनारस में जब वो छात्र थे तो हमें हुसैन साहब को शायद एक बार बनारस वो गए थे किसी कार्यक्रम में, और उनको वहां पे रिसीव करने और उनकी सारी व्यवस्था करने का इंतजाम करने का जिम्मा पिताजी को दिया गया। और वो शायद रेलवे से ट्रेन से गए थे, ट्रेन से ही उतरे वहां पे, और जब रिसीव किया तो हुसैन साहब ने पिताजी को उस जमाने में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा लेकिन कुछ हजारों में 10-15 हजार रुपए के आसपास दिए कि भाई ये पैसा आप रखिए और ये खर्च करिए। तो उस वाह। समय काफी मशहूर हो चुके थे, पैसे उसे काफी उनके पास आ चुके थे। और जी उस जमाने में आप सोच सकते हैं कि पिता ने बताया कि पूरे शायद 4-5 दिन रहने के बाद मुश्किल से 100 रुपए खर्च हुए होंगे और बाकी पैसे उन्होंने हुसैन साहब को वापस किए। और उन क्षणों को याद करते थे, हुसैन साहब के साथ वो गंगा के तट पे जाना और फिर उसके बारे में और भी कई जगहों पे। अब पूरा तो एग्जैक्टली मुझे क्रमवार ये नहीं याद है कि ये कहाँ कहाँ गए थे ये लोग, लेकिन उन दिनों को याद करते थे अक्सर। जी। तो देख रहे हैं मित्रों कि एक चित्रकार और एक शब्दकार के बीच का संबंध कितना प्यारा है, और जिस तरह मकबूल फिदा हुसैन अपने आसपास को रंगों से भर देते हैं, उसमें अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं, चिर परिचित चीजों में कुछ नयापन जोड़ देते हैं, उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपनी कूचियों से कि वह घोड़ा हो या वह कोई देवी हो, कैसे एक अलग और कुछ हटकर रूप में हमारे सामने आ जाती है। केदार जी भी अपनी कविताओं में अपने शब्द कर्म से निरंतर यही करते रहे। और यह चित्र त्रिलोचन शास्त्री जी और मंगलेश डबराल जी के साथ केदारनाथ सिंह जी, इसके बारे में कुछ कहें सुनील जी। जैसा आप सब जानते हैं वो त्रिलोचन शास्त्री जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। जी और त्रिलोचन शास्त्री जी का हमारे घर बहुत ही निरंतर, वो अक्सर आते थे हमारे यहाँ। कई बार तो 2-3 दिन तक लगातार वो रहते भी थे। इतने साधारण व्यक्तित्व के, इतने सिंपल आदमी थे, मैंने जीवन में बहुत कम देखा है। और तो सरलता जिसको कहेंगे ना, कि सरलता एक शायद किसी कविता उनके बारे में कि त्रिलोचन रानी सरलता का आकाश, ऐसे कुछ है, कुछ कविता मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ किसकी है। तो उसकी जी उसके एक प्रतिमूर्ति थे जो हम लोग को सामने दिखाई पड़ते थे। और मैंने ये देखा है कि त्रिलोचन शास्त्री जी के आने के बाद से पिताजी उनके उनका हर तरह का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे कि भाई उनको कोई तकलीफ ना हो। थोड़े वृद्ध हो चले थे, अक्सर जब हम लोग जाते थे हमारे घर पे तो थोड़े वृद्ध हो गए थे, कई तरह की परेशानियां भी, तकलीफें भी उनको शुरू हो गई थी। लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि उनको कोई हमारे घर पे तकलीफ ना हो। और 2-3 दिन 4 दिन अक्सर वो रहते थे। और दिल्ली में ही उनका कहीं आवास था, दूर था, तो आते थे तो फिर वापस जाना संभव नहीं होता था। तो ये हम लोग के लिए बड़े सुख वाले दिन थे कि उनको, उनके साथ भी हम लोग का सानिध्य मिला, वो पिताजी के कारण ही मिल पाया। और इसका हम लोगों ने भरपूर आनंद भी उठाया। जी। और यह चित्र जिसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर किसी उद्घाटन सत्र में, किसी कार्यक्रम में केदारनाथ सिंह जी के साथ पूर्व के चित्र में, और यह चित्र मित्रों केदारनाथ सिंह जी के गांव का है, जिसमें वे अपने ग्रामीण साथियों के साथ बैठे हुए हैं, एक समूह में बातचीत कर रहे हैं। सुनील सिंह जी ने कहा था कि इस चित्र को आप नहीं भी दिखला सकते हैं क्योंकि यह चित्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में कि कैसे वे निरंतर अपने गांव से, अपनी जमीन से जुड़े रहे, इसको बस एक संकेतित करने के लिए हमने इस चित्र को रखा।
हालांकि इसका अपना एक इस रूप में भी इसका अपना एक आर्ट वैल्यू तो है ही। और कल ही शाही साहब ने केदार जी के गांव, कवि का गांव पर अपनी पूरी बात रखी, और किस तरह उन्होंने बताया कि अंतिम अंतिम दिनों तक भी केदार जी अपने गांव को याद करते रहे। और भोजपुरी का उन्होंने वह संदर्भ भी दिया कि कैसे वे खुश हुए कि शाही जी अपने गांव की ओर जा रहे हैं। इस चित्र के बारे में कुछ कहें सुनील जी, श्रीकांत वर्मा और शायद केदारनाथ। ये श्रीकांत वर्मा जी के साथ उनकी फोटो है। श्रीकांत वर्मा जी शायद पिताजी दिल्ली में शुरू में आए थे तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो उन्होंने अपना कोई आवास नहीं लिया था। एक देवरिया के पडौना के एमपी होते थे गेंदा सिंह जी, बाबू गेंदा सिंह जी, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर होते थे अपने जमाने के। तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहते थे। पिताजी उन्हीं के साथ रहते थे, उन्होंने उन्होंने एक कमरा दे रखा था अपने घर में ही, और करीब करीब साल डेढ़ साल तक उनके साथ रहे। श्रीकांत वर्मा जी शायद उस समय उनको एक आवास मिला था नॉर्थ एवेन्यू में ही, जो कि एक रोड क्रॉस करेंगे तो उनका आवास वहां था। तो इन दोनों में अक्सर में आप लोग दोनों लोग आपस में मिलते थे बहुत, और काफी गहरा संबंध था। ये हमारे घर की तस्वीर है, श्रीकांत वर्मा जी हमारे घर आए थे, और ये शायद मेरे ख्याल से जेएनयू की तस्वीर है। वो भी अक्सर आते थे, और कई महफिलें भी जमती थी शाम को, मुझे याद है, जिसमें नामवर सिंह जी होते थे, श्रीकांत जी भी होते थे, पिताजी होते थे, और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग और काफी उनके मित्रगण जो उसमें शरीक होते थे। जी, एक नया चित्र आप लोगों के लिए, इसके बारे में भी हम सुनील सिंह जी के पास इतना चलते आप हैं। पहचान में शमशेर शमशेर बहादुर सिंह जी, जो पिताजी के भी प्रिय कवि रहे हैं, और देश के अनेक लोगों के बहुत लोकप्रिय कवियों के कवि जिनको कहा जाता है, उनके साथ ही चित्र चित्र कहाँ का है, ये तो मैं नहीं बता सकता। शायद हो सकता है कि अ, शमशेर बहादुर सिंह जी जब बाद में कहीं सुरेंद्र नगर गुजरात में रहने लगे थे तो वहां कहीं गए होंगे पिताजी, तो वहां का चित्र मुझे लगता जी, तो इन चित्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं मित्रों कि केदारनाथ सिंह जी की दुनिया में कितने कितने किस्म के लोग हैं, और क्या उनकी अपनी सरलता है कि वे काफी समय तक दिल्ली में अपने आवास को लेने के बारे में भी सोच नहीं पाते। और चित्रकार हो, राजनीतिज्ञ हो, साहित्यकार हो, समाज सेवी हो, और दूसरे लोग हों, उन सभी के साथ उनका किस तरह का संबंध रहा। और जो उनके अपने गांव परिवेश के जो लोग हैं, वे तो उनकी कविताओं में निरंतर आते ही रहते हैं, जिन्हें पूर्व में हमारे किसी वक्ता ने कहा भी कि केदार के एक कवि लोग हैं, केदार के एक कविता लोग हैं। केदार की कविताओं में जिस तरह से तमाम लोग एक एक कर उपस्थित होते हैं, उससे उनका अपना लगाव, और उन चरित्रों के माध्यम से वे कितना कुछ कह जाते हैं, इसे भी हम जानते समझते हैं। इस चित्र के बारे में भी कुछ कहें इसमें। है। या ये बांग्ला के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे सुभाष मुखोपाध्याय जी। ये हमारे जेएनयू में 16 दक्षिणापुरम आवास पे ये भी आते थे, तो हमारे घर में अक्सर आके रुकते थे। तो अब ये कौन से सन की बात ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें मेरी बहन निर्मला सिंह, उनका बेटा टेसू पिताजी हैं, और सब पीछे हमारे बुआ की बेटी है। तो ये लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं इस चित्र में। ये हमारे घर के ड्राइंग रूम का ये चित्र है। और सुभाष मुखोपाध्याय से बड़ा गहरा संबंध था पिताजी का। वो कलकत्ता जाते थे तो हमेशा उनके यहाँ जाते थे। सुभाष मुखोपाध्याय जी हमारे यहाँ आए तो जरूर एक बार हमारे घर जरूर आते थे, और ये संबंध जीवनों पर्यंत, जब तक वो जीवित रहे सुभाष मुखोपाध्याय जी, तब तक वो चलता। जी साथियों, विभिन्न भाषाओं के बीच, अलग अलग संस्कृतियों के बीच सेतु का काम एक बड़ा रचनाकार करता है। और हमने भी इस एकाग्र में यही प्रयत्न किया कि अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पर आ सकें और अपनी बात रख सकें। इस क्रम में बांग्ला
से सोमा बंदोपाध्याय जी को आपने सुना, और मलयालम से ए अरविंदाक्षन जी को, और आज के जो हमारे वक्ता रहे ईवी रामास्वामी जी को भी सुना। उन लोगों ने अपने वक्तव्यों में केदारनाथ सिंह जी के कवि का जो एक अखिल भारतीय स्वरूप उभर कर आता है, इसकी ओर रेखांकन किया, इसे खास तौर से रेखांकित किया। परमानंद श्रीवास्तव जी की अभी चर्चा हो रही थी। वे अपनी भूमिका में लिखते हैं केदार जी की कविताओं के लिए कि किस तरह उनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें रंग, रोशनी, रूप, गंध, दृश्य एक दूसरे में खो जाते हैं। और यह चित्र मित्रों, जिसमें सुनील जी हैं और उनकी पुत्री हैं, और आज के इस कार्यक्रम के कार्ड में भी हमने इस चित्र को लगाया है, तो इसके बारे में भी कुछ कहें सुनील जी। इसके बारे में क्या कहना है, तो हमारे यही जिस साकेत आवास में हम लोग रहते हैं, यहीं का चित्र है, ये यहीं के ड्राइंग रूम का। जी और कब का है? मुझे ये बहुत, मुझे लगता है कि ये 14-15 का ये होगा चित्र, ये 15-15 के जी आसपास का है। जी बहुत पुराना नहीं है। जी। और पीढ़ियों के बीच, हमने अभी सेतु की बात की, तो पीढ़ियों के बीच भी केदार जी की जो सहजता है, जो उत्फुल्लता है, वह देखने लायक है। और जिस तरह से केदार जी सबको साथ लेकर चलते हैं, जो इनकी एक बेहद प्रचलित यह भाव भंगिमा है, दोनों बाहों को फैलाकर लोगों को पास ले आने की जो प्रवृत्ति है, वह इनके निजी जीवन में भी है और इनकी रचनाओं में भी है। इनके अपना जो इनका रचनाकार का जो उसका जो एक क्षेत्र है, उसमें भी हम इसे बखूबी देखते हैं। और कुछ एक चित्र और है मित्रों, उसके बाद फिर हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और केदारनाथ सिंह जी की एक कविता है आवाज, उसकी पंक्तियां इस तरह से हैं। पत्थरों की रगड़ और आटे की गंध से धीरे धीरे छन रही थी माँ की आवाज, फिर मैं सो गया, कब और कहां मुझे याद नहीं। परिवार के बीच निश्चिंतता की जो वाणी है केदारनाथ सिंह की कविताओं में, हम उस वाणी की प्रतिध्वनि को भी सुनते हैं। इस चित्र के बारे में कुछ बतलाएं सुनील। ये मुझे नहीं पता, कहीं विदेश का ही है। मैंने अपने हाँ बेटे से पूछा कि वह कहाँ का चित्र है, तो शायद ये लंदन का चित्र है, लेकिन जिस तरह का आर्किटेक्चर दिखाई पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि रशिया है, या रशिया ही मुझे लगता है। तो इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक विदेश में एक चिंतन मुद्रा में कहीं एक रेलिंग पे हाथ रख के खड़े हैं। तो मैंने इस चित्र को सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा और लोगों के साथ भी। जी। तो ऐसा कोई विशेष केदारनाथ, संदर्भ नहीं है, चिंतन हाँ मुद्रा में उनको। हाँ, बस। जी, केदारनाथ सिंह जी की कविताओं के जितनी चर्चा होती है मित्रों, उतनी ही चर्चा उनके निबंधों की भी होती है। बिंब विधान की बात आज एक कार्यक्रम में उदय प्रकाश जी भी कर रहे थे, और स्वयं उनकी कविताओं में जिस तरह से बिंबों का प्रयोग होता है और जैसे उसमें नवीनता का निर्वहन होता है, वह भी अद्भुत है। हम बार बार उनकी कविताओं की ओर लौटते हैं, और हर बार जितनी बार उस ओर लौटते हैं, उतनी ही बार उससे कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाते हैं। एक छोटी सी कविता आना, उसका एक हिस्सा पढ़कर मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। यह एक उद्देश्य था कि आप इन चित्रों को भी देख सकें। आना, केदार जी लिखते हैं, जब समय मिले, जब समय न मिले तब भी आना। आना जैसे हाथों में आता है जांगर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हों में धीरे धीरे आती है आग। आना। तो मित्रों, अभी आप लोग
इन कुछ खास चित्रों से गुजरे, अब मैं सुनील सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस बातचीत में हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हुए कुछ और बिंदुओं की ओर भी चलें, कुछ और तत्वों को भी इसमें जोड़ें। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आपसे चर्चा हो रही थी, परिवार और पड़ोस में केदार जी की काफी सक्रियता रही है। हम उनके गांव से जुड़े लगाव को भी जानते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ अपने अनुभव बचपन के, कैशोर के, कृपया हमसे साझा करें, आदरणीय सुनील सिंह जी। देखिए, परिवार तो उनके हम लोग कहे जाते हैं, लेकिन उनको किसी एक परिवार की सीमा में बांधना उचित नहीं होता। मेरा मानना है कि वो उनके कई परिवार थे, और जो किसी एक खास शहर में सीमित नहीं थे। उस शहर के सीमाएं को लांघते हुए हो सकता है किसी गांव में, किसी कस्बे में, या किसी महानगर में भी हो। मेरा ये मानना है कि उनका परिवार दिल्ली में तो था ही, कलकत्ते में भी था, पडरौना में भी था, कुशीनगर में भी था, या किसी गांव के एक छोटे से एक घर में भी उनका परिवार था। हो सकता है कि वह एक कोई बेचारा गरीब आदमी जिसके बारे में कविता लिखी थी जगन्नाथ, वो भी उनका परिवार था। तो मेरा ये मानना है कि उनको एक किसी पर्टिकुलर परिवार या पड़ोस के संदर्भ में उनको सीमित नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि जब वो बीमार थे और मूलचंद हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो मेरी बुआ जो कलकत्ते में रहती हैं तो आई थी उनको देखने के लिए, और वो अक्सर हॉस्पिटल में रुकती थी उनके साथ। तो एक बार मैं भी था वहां पर, और उस बीमारी की अवस्था में पिताजी को एक खास आदमी की याद आई, जो कलकत्ते में बुआ के घर के सामने एक प्लेटफॉर्म पे रहता था, और जिसका कोई घर नहीं था, और जिसका कोई भी परिवार नहीं। तो मैं इस इसके बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैं उनके परिवार की परिभाषा को थोड़ा सा मैं विस्तार देना चाहता हूँ। तो उस समय वो बहुत चिंतित थे, और बुआ से बोला कि भाई वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। जब मैं गया था उसकी तबीयत बहुत खराब। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से व्यक्ति जिसको कोई पूछने वाला नहीं, कलकत्ते में या वो हावड़ा में जहाँ बुआ रहती है, कोई उनको जानता नहीं, पता नहीं खाना भी मिलता हुआ है कि नहीं, और बीमारी की अवस्था में उसकी चिंता करना, यह एक खास बात थी जो मैं पिताजी में देखा करता था। न सिर्फ उस व्यक्ति की, बल्कि और भी कई व्यक्तियों के बारे में। गांव में ऐसे अनेक लोग थे, शायद आप पता नहीं किसी ने जिक्र किया कि नहीं। वो गांव में 3 औरतों को वृद्धावस्था अपने जेब से पेंशन देते थे। जब भी वो गांव जाते थे तो कुछ साल में कुछ रकम बांध रखी थी, और उनको पेंशन देते थे। और इसका असर ये हुआ कि पिताजी तो जाते थे, हम भी जब भी कभी गांव जाए तो कई ऐसे लोग हमारे पास आ जाते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमें भी कुछ पैसा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, उस स्थिति में नहीं है कि हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो ये एक दूसरों के बारे में चिंता, और खासतौर से जो गरीब लोग हैं, जिनको जिनको कोई नहीं पूछता, जो अंतिम पायदान पे है। हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसमें कायदे से तो होना चाहिए कि हम हर एक आदमी की चिंता कर सकें, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं उसको भी वो अच्छी तरह पहचानते थे, समझते थे। और ऐसे अनेक प्रसंग हैं, अनेक प्रसंग हैं। तो उनका जो पड़ोस था, चलिए आपने कहा है कि भाई इसको थोड़े से सीमित मैं दायरे में लेके मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसा कि पता है कि हम लोग साकेत में रहते हैं, और साकेत में आस पड़ोस में एक मिक्स टाइप की कॉलोनी है। तो पड़ोस के लोगों से भी उनका व्यवहार संबंध बहुत अच्छा था। अब जैसे हमारे नीचे एक सज्जन रहते हैं, उनकी एक पोती है। तो जब भी वो हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि वो उनके बारे में याद करता है कि दादाजी उनको लेके साथ में घुमाते थे सड़क। साहित्यिक माहौल तो यहाँ नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा साहित्यकार लोग नहीं रहते थे। एक कैलाश बाजपेयी जी हमसे करीब करीब 100 मीटर की दूरी पे रहते थे। तो अक्सर जब तक वो जीवित थे तो पिताजी अक्सर उनके घर शाम को जाया करते थे। और आसपास एक यहाँ पर प्रेस एनक्लेव है, जहाँ कुछ पत्रकार बंधु उनके और कुछ साहित्यकार मित्र भी वहाँ रहते थे। तो वो अक्सर उसको भी अपना पड़ोस को मानते थे, और अक्सर पैदल ही चले जाते थे, और वहाँ पे कई बार उनसे जो है बातचीत होती थी और अपना समय गुजारते।
जी। जी साथियों, अब हम लोग इस चर्चा के अगले भाग की ओर चलते हैं। और जैसे कि पूर्व में भी चर्चा हुई और संध्या जी ने भी विस्तार से जाकर कुछ बातें रखी थी कि विभिन्न यात्राओं की, विभिन्न जगहों पर रहने के अपने अनुभवों को लेकर के बात की किस तरह से रचते हैं, और इसके भी तमाम रोचक उदाहरण, मतलब बनारस जैसी कविता वे लिखते हैं। बनारस में वे लंबे समय तक रहते आए और बाद में भी उनका वहाँ काफी आना जाना हुआ। मगर शाही जी ही बता रहे थे कि बनारस चर्चा वे बनारस में नहीं, सब चर्चा चंडीगढ़ में। तो सुनील सिंह के पास भी ऐसी जानकारियां होंगी जो चर्चा परिचर्चा के बीच और जिनमें कविताओं के भी संबंध, अलग अलग स्थानों के भी संबंध, ये विभिन्न जो यात्राएं शहर से महानगर और नगर से शहर और गांव के बीच जिस तरह से केदार जी निरंतर करते हैं, जिसकी चर्चा भी की, तो उनमें से कुछ संस्मरण भी साझा करें। जगहों पर साथ भी यात्रा करते हैं तो उन बातों को भी लाएं, और विदेशी यात्राओं की भी चर्चा है जो आपसे वे सही करते हों, तो इसको भी हम लोग रख सकते हैं। सुनील जी। कुछ हमारे साझे संस्मरण है जिसके बारे में काफी कुछ, एक हमारी बहन संध्या सिंह ने शायद परसों उनका कुछ आपके जी इस कार्यक्रम में शरीक हुई थी, तो उन्होंने उसके बारे में उसको साझा भी किया। तो उसको दोबारा रिपीट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर फिर भी कहना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने बताया कि पहले भी बताया था कि गांव तो खैर जाने के लिए हमेशा लालायित रहते, तो जब भी कोई मौका मिले, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांव एक पर्टिकुलर प्रोविजन से गांव के लिए ही प्रोग्राम बनाए। अगर उनको बनारस के बारे में, बनारस को निमंत्रण आता था या गाजीपुर से आता था या बलिया से आता था या फॉर दैट मैटर आपको गोरखपुर से आता था, तो वो कोशिश ये करते थे कि मैं तुरंत उसको स्वीकार करूं। और उसके पीछे प्रयोजन ये होता था कि एक गांव भी हुआऊंगा उसी बहाने। सिर्फ गांव ही नहीं, वो साथ ही साथ जहां जिससे जुड़े रहे। जैसा आप सबको पता है कि पटौना में वो करीब 14-15 साल उन्होंने नौकरी की, एक कॉलेज में अध्यापन किया, फिर बाद में उसके प्रिंसिपल भी रहे, फिर वहां से इस्तीफा दिया, फिर बाद में उसके बाद जींद में। उस पूरे इलाके से एक गहरा लगाव था उनका। एक कविता मुझे याद आ रही है, वह कुशीनगर की एक शाम अटकी मेरे भीतर अनाम। तो वह जो शाम है वो कुशीनगर, तो कुशीनगर ही नहीं, वो पूरा इलाका, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे पडरौना हो, चाहे देवरिया हो, चाहे हाटा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बलिया हो, हमारा गांव चकिया हो, बनारस हो, ये पूरा इलाका उनके भीतर हमेशा अटका रहा। और जीवन पर्यंत वो इनसे जुड़े रहे, यहाँ के लोगों से जुड़े रहे, वहाँ के परिवेश से जुड़े रहे, वहाँ की प्रकृति से जुड़े रहे, वहाँ के एक संघर्ष उससे भी जुड़े रहे, जो अक्सर उनकी कविता में दिखाई पड़ता। तो ये एक विशेष बात थी उनमें। और मैं कहूँगा कि ये आप उन पगडंडियों पे यात्रा करते हुए एक उन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार की जो कि वहां सिर्फ वो उस भूगोल में ही सीमित नहीं रही। एक हरीश त्रिवेदी जी का कहीं लेख पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये रूरल कॉस्मोपॉलिटन, तो वो एक ऐसे ऐसे कवि बने जो कि ग्रामीण भी है और कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर भी है। तो उस सारी बाउंड्री को एक क्रॉस करते हुए, ट्रांसेंड करते हुए वो कविता आगे बढ़ती है, और वो उनके कई कविताओं में दिखाई पड़ती है। तो मैं एक अक्सर वो कहा करते थे हम लोगों से कि वो कुशीनगर में बसना चाहते थे। तो उस कविता में, हालांकि उसका संदर्भ दूसरा है, हालांकि मैं उसको दूसरे रूप में परिभाषित कर रहा हूँ, मैं दूसरे रूप में व्याख्या कर रहा हूँ कि कुशीनगर उनको बेहद पसंद।
आप सब जानते हैं कि बुद्ध की निर्वाण स्थली है वो, बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, करीब 70 फीट, 70 फीट नहीं, शायद 18-20 फीट की प्रतिमा है। वहां जाके वो बड़ा सुकून पाते थे। हम लोग बचपन में, मेरी यादें जुड़ी है कि हम लोग अक्सर उनके साथ जाया करते थे कुशीनगर में, और वो अ, जो खास वो जो मंदिर है बुद्ध का, तो और साथ साथ आसपास कई स्तूप हैं। तो एक अलग प्रसन्नता उनको, उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती थी, और एक शांति थी। वो नहीं हो सका कि वो वहां पे जाके बस नहीं पाए, क्योंकि दिल्ली आने के बाद से, दिल्ली कहा जाता है कि कौन जाए दिल्ली की गलियों को छोड़कर, तो वही उनके साथ रहा कि भाई यहाँ आ गए तो फिर जा नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कचोटता था कि भाई कभी हमको मौका मिला तो कुशीनगर में एक हम जमीन ले लें। किसी ने शायद उनको जमीन ऑफर भी की, लेकिन वो संभव नहीं। और शायद हम लोग भी अपनी व्यस्तता में इस पे इतना ध्यान नहीं दे पाए, तो इसका एक मलाल मुझे भी रहता है। शायद हम कुछ उनके लिए एक छोटा सा घर ही वहां बना देते, जो संभव ना हो सके। रही बात गांव की, तो गांव के मित्रों के बारे में मेरी बहन ने इसका इसकी चर्चा की थी। एक हमारे जो विनोदी उनके मित्र थे, बहुत ही विनोदी स्वभाव के। मेरा ये मानना है कि इतने विनोदी स्वभाव के व्यक्ति शायद अब मिलना मुश्किल हो। और विनोद का दायरा कई बार वो अश्लीलता की हद तक भी चला जाता था, लेकिन एक बड़े ही उस माहौल में हम लोग उसमें सुनते रहते थे उनको। और जो आनंद पिताजी को उनके साथ आता था, और एक रामकिशोर सिंह होते थे जिनकी मृत्यु हो गई थी पहले, मेरे ख्याल से 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 2018 में पिताजी मरे थे, 11 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो ये तीन लोगों की मंडली ऐसी थी। और पंडित जी के बारे में, रमाशंकर तिवारी जी के बारे में, जब भी यहाँ हम लोग बैठते थे, सुबह की चाय जब मैं उनके साथ पीता था उनके कमरे में यहीं पे साकेत वाले आवास पर, तो अक्सर बोलते थे कि भाई पंडित जी का फोन आया था, और पंडित जी से सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। और अक्सर वो जिक्र करते थे कि उनके टोटल जो बैंक बैलेंस है, पूरे जीवन की कमाई 60 या 70 हजार रुपए थी, जो उनके लिए पर्याप्त थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस जमाने में कोई 60-70 हजार रुपए रख के भी इतने विनोदी स्वभाव का और इतना हंसमुख हो सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, महानगरी जीवन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पंडित जी के, जब पिताजी की मृत्यु हुई तो पंडित जी बड़े दुखी हुए। और हम एक बार गांव गए थे, तो वर्चुअली पंडित जी ने बड़े गुस्से में कहा, एक कुर्सी थी उनके कमरे में जिसपे पिताजी जाके बैठा करते थे पंडित जी के, तो भोजपुरी में कहा कि एक लगभग गाली देते हुए कि कुर्सी आके उठा के फेंक दो बाहर, मतलब कुर्सी को उठा के बाहर फेंक दो, जब इसे बैठने वाला नहीं रहा तो कुर्सी की क्या जरूरत है। एक गहरा लगाव था दोनों के बीच में। और पिताजी की मृत्यु के 1 साल बाद पंडित जी भी, हालांकि उनसे बड़े थे 4-5 साल उम्र में, लेकिन उनकी भी मृत्यु। अनेक हम लोग के, हम लोग जब बाजार जाते थे तो वैसा दृश्य, वैसे आनंद की कल्पना मुझे नहीं लगता है कि इस भौतिक युग में हम लोग सोच भी सकते हैं किसी भी तरीके से। इतना अ, ये हंसी मजाक आपस में एक दूसरे के ऊपर, और इस हद तक कि कई बार किसी को चोट भी लग जाए, लेकिन तब भी कोई बुरा नहीं मानता, और लोग आपस में मजे में जी रहे हैं। और ये मजाक दिन में 1 घंटे 2 घंटे सीमित नहीं रहता था, 6-7 घंटे चलता था। तो मुझे लगता था कि वो वहां जाके एक जो ऊर्जा मिलती थी उनको, वो अद्भुत थी। वो शायद दिल्ली के वातावरण में, किसी महानगरी जीवन में नहीं मिलती। जी अर्पण जी। अभी सुनील सिंह जी ने अगर केदार जी की जुड़ाव पर चर्चा की, एक कविता है केदार जी, बुद्ध की मुस्कान, बेहद प्यारी सी कविता है, महत्वपूर्ण तो खैर है ही। तो उसका एक हिस्सा मैं बताता हूँ। बाहर धूप और शहर में हुआ था, पोखरण की दिशा से उठा हुआ धुंध, वे तमाम रंगों को ही लेकर कविताओं में, पर मेरी चेतना में की दीवार से चिपकी हुई और उसके विरुद्ध
आते उसके छोटे छोटे पैर कभी अब भी ला रहे थे। पाठकों, मुझे क्षमा करना, जिस अणुबम का और मैं एक तितली के पक्ष में बकवास कर रहा हूं। तो इसकी बात सुनील सिंह जी की टिप्पणियों में, उनकी यादों में हुई कि वे बड़े से बड़े बड़ी से बड़ी घटनाओं के बीच भी या उसकी प्रासंगिकता को लेकर भी कैसे चिंतित रहा करते। कोई चीज अगर घट रही है, चाहे वह अपने देश में घटे चाहे बाहर घटे, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है और उस घटना की या उस प्रयत्न की, उस शासकीय प्रयत्न का क्या प्रयोजन हो सकता है, या वह आम जन तक कैसे हितकारी हो सकता है, इसकी भी चिंता वे करते हैं। और बुद्ध की मुस्कान की ये पंक्तियां इसका एक उदाहरण है। साथियों, भारत के संदर्भ में देखें और केदार जी की पीढ़ी की ओर भी जाएं तो 5 बेटियों और एक बेटे का पिता केदारनाथ सिंह जी कैसे अपने पूरे परिवार को संभाले हुए चलते हैं। और वह तब जब उनकी धर्मपत्नी सुनील जी की मां अपेक्षाकृत कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली जाती है। उनकी यादों पर भी केंद्रित कई कविताएं हैं जिस पर चर्चा हुई। प्रोफेसर राजेश मल ने उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कविताओं पर खास तौर से विचार किया। मैं सुनील सिंह जी से कुछ यह भी जानना चाहूंगा कि 6 बच्चों के लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके करियर की चिंता, इन सब को लेकर केदार जी किस तरह से सोचते थे और कैसे उसमें आगे बढ़ते थे, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते थे या कुछ दिशा निर्देशन देने का काम करते थे। सुनील जी, माइक को ऑन कर लें। जहां तक दिशा निर्देश की बात है और एक लालन पोषण की बात है, तो उसमें पूरे मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पूरे विचारों में बहुत ही डेमोक्रेटिक थे। कभी कोई हम लोग पर थोपने की कोशिश नहीं की कि भाई आप इस दिशा में इस विषय को पढ़िए या ये आपका कैरियर होना चाहिए। जो हम लोग को समझ में आया वो शांति चुप रह के ही काफी कुछ हम लोग को सहयोग करते थे कि भाई आप जो है एक अपना एक रास्ता चुनो, उस रास्ते में जो भी चुनोगे उस रास्ते पे मैं सहयोग करूंगा, उसको चलने के लिए मैं सहयोग करूंगा। सबने अलग अलग रास्ता चुना। मैं सिविल सर्विस की तरफ गया, मेरी सिस्टर वहाँ पे कुछ प्रोफेसर हुई, संध्या सिंह जैसे आप जानते हैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हैं। कभी भी थोपने की कोशिश नहीं की, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत ही अ, एक तरह से सहज तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने दिया और सीखने दिया कि भाई आप तो सीखो, इसमें तैरो इस दुनिया में और अपना एक रास्ता खुद चुनो। और उस रास्ते पे शायद वो जो रास्ता बनेगा शायद वो बेहतर रास्ता होगा और एक ज्यादा स्ट्रांग और एक मजबूत रास्ता होगा जो आपकी जीवन यात्रा को एक लंबे समय तक एक दिशा दे सकता है और एक सुकून दे सकता है और एक निरंतरता दे सकता है। जी अर्पण जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट कर रखा है आपने। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा। बातचीत के इस हम लोग क्रम में काफी मुद्दों पर चर्चा की और कुछ एक बिंदुओं की ओर आगे बढ़ते हुए इस बातचीत को विराम देंगे। आप लंबे समय तक सुनील जी पोर्ट ब्लेयर से जुड़े रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि वह कैसे बिल्कुल एक सुदूरवर्ती इलाका है,
एक बार मेरा भी वहां जाना हुआ है। चेन्नई से भी लोग जाते हैं, कोलकाता से भी जाते हैं, और संभवतः क्या विशाखापट्टनम से भी लोग जाते ही हैं। वो कैसे एक मिश्रित संस्कृति की जगह है। सुरम्य स्थल तो है ही, और उसकी अपनी ऐतिहासिकता है पोर्ट ब्लेयर के कारण, और हमारी जो अपनी गुलामी के जो हमारे दौर रहे, उसमें कैसे तमाम लोगों को वहां काले पानी की सजा दी गई और वहां रखा गया। तो उस जगह पर भी आप रहे हैं, कभी केदार जी उधर आए हो और किस तरह की बातचीत वहां हुई हो, तो उस पोर्ट ब्लेयर से भी जुड़ी हुई कुछ यादें आपकी और उनकी अगर हैं तो कहें। नहीं, उनके मृत्यु के बाद ही मेरी पोर्ट ब्लेयर पोस्टिंग हुई है। मैं पोर्ट ब्लेयर लंबे समय तक नहीं रहा, सिर्फ 2 साल की मेरी पोस्टिंग वहाँ पे। जनरली हम लोग का टेन्योर 2 साल होता है। इसके अलावा मैं दमन में रहा हूँ। दमन आए थे मेरे घर पे एक बार, हम लोग रहते थे वहाँ पे, और हमारे साथ करीब 10 दिन रुके थे। और वो जगह उनको काफी पसंद आई। खासतौर से एक नौका यात्रा की थी रात में वहाँ हम लोगों ने। बड़ा सा एक लेक, बड़े खूबसूरत लेक है। तो वहाँ पे मैंने एक विचार किया था कि उनके साथ नौका यात्रा करें हम लोग, और कुछ और भी हमारे मित्रगण थे। और बड़ी उस शाम को चांदनी रात थी, और अ, इतने बड़े पानी के बीच में एक खूबसूरत सा नाव थी, जिसपे खाने पीने का भी प्रबंध किया था हमने। तो बड़े खुश थे उस दिन, उस रात को बहुत खुश थे। और रात को फिर हम लोग रुके वहीं पे, पास में गेस्ट हाउस था, वहाँ रुके। और अगले दिन आए, कहे कि भाई बड़ा खूबसूरत जगह है। पोर्ट ब्लेयर मेरे रहते हुए तो नहीं है, लेकिन मुझसे उसके पहले शायद 2 या 3 बार वो पोर्ट ब्लेयर गया था। वहाँ भी उनका एक समाज है। एक व्यास मणि त्रिपाठी जी है वहाँ पे, और एक राम कृपाल ये तिवारी जी हैं। तो इन दोनों लोग अक्सर इनको याद करते हैं। मैं भी पोर्ट ब्लेयर जब भी जाता हूँ ना, तो ज्यादा तो नहीं मिलना हो पाता, क्योंकि मेरी व्यवस्थाएं वहाँ बहुत रहती हैं, कई विभागों का चार्ज होने की वजह से। लेकिन वो लोग उनको याद करते हैं। और उसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने हमको दी, जो कि यहाँ मेरे पास नहीं, वो पोर्टवेयर में पड़ी हुई है। अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर भी करता। वो कुछ बीचेस पे गए थे जहाँ फोटो उन्होंने खींची थी। मैं हम लोग तो नहीं थे उस समय, लेकिन जो भी उनके मित्रगण थे उन्होंने फोटो उनकी ली थी उसने। पोर्टवेयर से जुड़ी हुई और कोई यादें उनके साथ नहीं है मेरी, सिवाय इसके कि इतना मुझे पता है कि वो 2 या 3 बार पोर्टवेयर की यात्रा उन्होंने की थी। जी। और एक ऐसे ही कभी ख्याल आ रहा कि कई बार पिता जो है कुछ डांटने का भी काम करता है। बचपन के दिनों में अगर जाएं, कोई ऐसी बदमाशी याद आ रही हो जहां कभी वो आपको डांटे हो, या कुछ और इस तरह कोई प्रसंग हो, तो कोई अगर याद आ रहा हो तो कुछ बताएं। केदार जी का अ, गुस्सा। देखिए, गुस्सा करते थे, ऐसी बात नहीं, गुस्सा करते थे। कई बार उनको भी गुस्सा आता था, ये कहना तो नहीं हुआ कि ऐसा गुस्सा नहीं करते थे। कभी कभी बचपन की जिद होती, हम लोग भी जिद करते थे। कुछ खाने की जिद कर दी या कहीं जाने की जिद की, तो उस पर अक्सर हम लोग को डांट पड़ती थी। कई चीजें, मुझे याद है कि एक बार कहीं कुछ स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा था, कॉलेज के ही प्रांगण में ही। तो उसमें उसके बाद से कुछ खाने पीने का वो आयोजन भी था। तो मैं बच्चा ही था उस समय, कुछ मिठाई उठाई खत्म हो गई। तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि भाई हमको मिठाई नहीं मिली। तो उन्होंने डांटा भी कि भाई मिठाई कौन सी ऐसी बड़ी चीज है, और बोला कोई बात नहीं। तो फिर बाद में देखा कि भाई 1-2 घंटे बाद कोई कॉलेज का एक पियोन ही था, वो अपना एक कुछ मिठाई कुछ लेते हुए हमारे लिए आया कि भाई पिताजी ने भिजवाई है ये मिठाई। तो कहीं लगता है दुकान से उन्होंने मंगवाई। तो डांटते थे फिर, लेकिन डांट बहुत क्षणिक होता था। ऐसा नहीं होता था कि बहुत लंबे समय तक उसको याद रखें। हाँ, कभी हृदय था, बहुत चीजों को ऐसा नहीं कि बहुत वो अपने अंदर आ, उस तरीके से रखें, वो तुरंत निकल भी जाता था। तो गुस्सा भी आता था, फिर तुरंत वो खत्म भी, शांत भी होते थे, उसी तरीके शांत भी होते थे। और उनका ये मानना था कि जो बहुत ऊंची आवाज में कोई बोले, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। उनका उनका एक मत था कि आप इस तरीके से गुस्सा भी करें किसी से, तो एक तरह की हिंसा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम गुस्सा करें, क्योंकि यह हिंसा ही एक तरह की हिंसा है जो प्रतिबंधित होती है। तो अक्सर हम लोग समझाया करते थे कि आप इससे बचें।
हालांकि खुद भी कई बार उसके वो शिकार हो जाते और भाई बहनों के बीच कभी इस पर कोई ऐसी बातचीत कि पिता मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, या कोई और कह रहे हो कि पिता मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कोई प्रसंग? हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा मेरी छोटी बहन को प्यार करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो। हमारे यहाँ इस मामले में बड़े लिबरल लोग हैं, और कोई ऐसा किसी को किसी वो नहीं आता कि भाई उनसे ज्यादा पूछ रहे हैं, उनको हमको कम पूछ रहे हैं। वो सबके लिए बराबर है। इसमें इस मामले में बड़े वो क्लियर थे। जी। और आज हमने जो का चित्र लगाया, केदार जी हैं की बेटी, उनकी पोती है, तो इसकी दुनिया है। केदार जी इस मामले में खुशनसीब रहे कि चाहे उनकी बहनों के बच्चे हों, वे उनके साथ काफी रहे, आपकी बुआ के बच्चे, और स्वयं आपके दादा और दादी भी लंबे समय तक आप लोगों के साथ बने रहे। तो ये जो अलग अलग पीढ़ियों का जब जमावड़ा होता था, तब किस तरह का परिदृश्य उभरता था। केदार जी अपने पिता से किस तरह जुड़े हुए थे, केदार जी अपनी माँ से किस तरह जुड़े हुए थे। हालांकि कुछ चीजें हम लोग जानते हैं उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनकी कविताओं के माध्यम से, फिर भी कोई प्रसंग याद आ रहा हो? देखिए, हमारे दादाजी जिनकी मृत्यु 97 में हुई थी, 1997 में, दिल्ली में ही मृत्यु हुई थी। जीवन पर्यंत तो गाँव में रहे, कुछ समय कलकत्ते में रहे, दिल्ली में बाद में आके रहने लगे थे। ये वो अक्षम हो गए। तो आ, वो बहुत ही सुधीर पाठक थे। अगर मेरे यहाँ जनसत्ता अखबार या जो भी अखबार आता था, उसकी लाइन बाय लाइन पूरे अखबार को, लगभग वो पूरे अखबार को पढ़ जाते थे। भले वो कॉमर्स वाला पेज भी हो चाहे कोई पेज हो। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे इतनी गहरी पकड़ थी उनकी, इतनी गहरी समझ थी। तो पिताजी अक्सर उनके पास बैठते थे, कई बार ऐसी बातें होती थी, साहित्य की बात तो नहीं होती थी लेकिन राजनीतिक बातें अक्सर होती रहती थी। और वो इसमें बड़े आ, उनके उनका मत बड़ा क्लियर होता, और उनके मत को कोई डिगा नहीं सकता। अगर कोई कोशिश करे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर आदमी ये अच्छा है, या पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी अच्छा है, या पर्टिकुलर राजनीतिक विचार अच्छा है, तो उसको नहीं मानते थे। उनके अपने विचार थे, गलत या सही इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो स्पष्ट थे। और पिताजी भी कोशिश करें कि भाई अगर कोई विचार उनको बताए कि ये ठीक है, तो वो उसको मानने पे मानते नहीं, और अपनी बात रखते थे पुख्ता तरीके से। ये संस्कार शायद पिताजी में भी आए। उन्होंने बाद में अपनी कविताओं के माध्यम से उसको, अपने विचारों को रखा, और एक खास अ, राह बनाई, खास रास्ता चुना। और जो विषय वस्तु होता था, उसको चुनने का जो तरीका था, किसी आंदोलन में सीमित न रहे, उस आंदोलन से बाहर, आंदोलन की अच्छी चीजों को भी ऐसा नहीं कि उन्होंने नजरअंदाज किया, और अपनी एक राह बना के और कविता की राह पे आगे बढ़े, जो हम सबके सामने। जी अर्पण जी। एक बात अ, जो मुझे अभी, थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि आपने आधे घंटे बोला था। तो हाँ, हाँ जी। नहीं, हम लोग समाप्ति कर रहे हैं, और जाते जाते कोई ऐसी बात कहना चाहें जो, जिस पर हम लोग बात ना कर पाए हों, और जो आपको कहना आवश्यक हो, या जो मेरी ओर से मतलब मैं भूल रहा हूं, ऐसी कोई बात जो आपको याद आ रही हो, या उनकी कोई प्रिय कविता जो आप अगर हम लोगों के साथ साझा करना चाहें, सुनाना चाहें, ऐसी कोई कविता? नहीं, कविता तो मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं साहित्य का वैसे भी मेरा थोड़ा सा समझ कम है। लेकिन एक जी। कविता जो कि मैं ढूंढ रहा था आज, चूंकि आपने बोला था कि आज मुझे कहना है, तो मैं तो अनुभवों पे, यादों पे और इस पे मैं ज्यादा बात करने की सोच रहा था। तो कविता पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन एक कविता जो कि जी। कहीं भी किसी अ, पुस्तक में मुझे नहीं मिली, जो मुझे बेहद पसंद है। और उसमें एक उनके बारे में कहा था कि भाई तमाम परेशानियों के बीच, तमाम संघर्षों के बीच एक उम्मीद के कवि है।
तो एक कविता का शीर्षक है उम्मीद के बारे में कविता, जिसके लास्ट की 3-4 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी और बड़ी सहज तरीके से उम्मीद किस तरीके से आपके जीवन में आती है उसके बारे में उसकी पंक्तियां हैं कि वह हवा ही है, दे ही है, जिसे छोड़कर मैं निकल जाऊं किसी अन्यत्र, अन्यत्र की अन्यत्र यात्रा पे, या कहीं बाहर की यात्रा। कहने का मतलब उम्मीद जो है आपकी देह ही है, हवा की तरह ही है जो आपके अंदर बसी हुई है। वाह। तो एक उम्मीद वो हमको मिली नहीं, करता मैंने ढूंढा लेकिन हमको मिली नहीं, और होता तो पढ़ देता मैं शायद कहीं जी किसी में। जी जी। वह बहुत देह ही बहुत है, हवा से छोड़कर मैं निकल जाऊं किसी अन्य नक्षत्र की यात्रा पर, ऐसे कुछ करता। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी कि आज आप जी कुछ समय इस संवाद में शामिल हो सके, इस में शामिल हो सके। मित्रों, अभी हमने सुनील सिंह जो उनके पुत्र हैं, और एक बेहद प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह जी की है, कुछ सूत्र जो एक किसान बाप ने बेटे को दिए। उसका एक अंश हमने आज के कार्ड में भी रखा था। एक दो अंश उसका यहाँ पर रखते हुए हम लोग इस बातचीत को समाप्त करते हैं। केदार जी लिखते हैं इस कविता में, मेरे बेटे कुएं में कभी मत झांकना, जाना पर उस ओर कभी मत जाना, जिधर उड़े जा रहे हो काले काले कौए। हरा पत्ता कभी मत तोड़ना, हरा पत्ता कभी मत तोड़ना, और अगर तोड़ना तो ऐसे कि पेड़ को जरा भी न हो पीड़ा। रात को रोटी जब भी तोड़ना तो पहले सिर झुकाकर गेहूं के पौधे को याद कर लेना। अगर कभी लाल चींटियां दिखाई पड़े तो समझना आंधी आने वाली है। अगर कई कई रातों तक कभी सुनाई न पड़े सियारों की आवाज तो जान लेना बुरे दिन आने वाले हैं। मेरे बेटे, बिजली की तरह कभी मत गिरना, और कभी गिर भी पड़ो तो दूब की तरह उठ पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो मित्रों, कैसे केदारनाथ सिंह इस कविता के माध्यम से, अपनी अन्य कविताओं के माध्यम से, अपने जीवन से, अपने जीवन कर्म से हम लोगों को, हम पीढ़ियों को, हमारी बाद की पीढ़ियों को कहीं न कहीं अभिभावकत्व प्रदान करते चलते हैं। कहीं न कहीं कुछ ऊर्जा के कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे तत्व देते चलते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में बांध लेते हैं, और जो हमारे जीवन के अंधेरे में काम आते हैं। यह काम केदार जी उन सभी के लिए करते हैं जो उनके साथ जुड़े रहे। यह काम केदार जी उनके लिए भी करते हैं जो उनसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए तो नहीं रहे, मगर उनकी रचनाओं के साथ निरंतर जुड़े रहे। यही कारण है कि आज पूरे देश में और देश के बाहर भी कुछ जगहों पर केदार जी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और हर समय कहीं न कहीं उनकी किसी रचना को लेकर, उनके कवि पक्ष पर या उनके आलोचकीय पक्ष पर बात होती ही रहती है। इस पूरे कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इसे जीवंत बनाए रखा, जो लोग यहाँ इस संवाद में उपस्थित रहे, उनमें से मैं कुछ एक के नाम ले लूं। किरण कुमार मोदक जी, स्मिता शर्मा जी, अनिल त्रिपाठी जी, शिखर त्रिपाठी जी, सुनील सिंह जी, प्रभात मिलिंद जी, जयश्री पुरवार जी, अंशुमती, भानु रघु रघुवंशी, सुबोध कुमार जी, चतर सिंह जाम जी, गीता पंडित, गोपाल कमल, हरिमोहन शर्मा,
मंगला रानी, निर्मला सिंह, बंकिम जी, जय श्री राय जी और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति हार्दिक आभार, अभिनंदन और सुनील सिंह जी का एक बार पुनः शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, अभी कुछ देर में हम लोग इस एकाग्र को समाप्त करेंगे और इस एकाग्र की 11वीं कड़ी में प्रोफेसर वरयाम सिंह जी को सुनेंगे, जो जेएनयू में लंबे समय तक रूसी भाषा को पढ़ाते रहे, रूसी साहित्य को पढ़ाते रहे और केदार जी के साथ गहरे जुड़े रहे। शुक्रिया। अब कुछ देर के बाद रात्रि 8 बजे हम पुनः मिलते हैं और आदरणीय वरयाम सिंह जी को सुनते हैं। धन्यवाद।